नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम बात, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जहां उन्हें इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। भारत का गौरव लगातार बढ़ रहा है और अभी तक अगर हम देखें तो पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 देशों से यह सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। कौन कौन सी 28 देश हैं, इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में अभी तक कौन कौन सी संसद को संबोधित किया है। तमाम चीजें बताएंगे आपको इस पूरी खबर में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जहां भारत के शैक्षणिक संस्थान बनाएंगे वैश्विक पहचान। जी हां, इसको लेकर एक बिल लाया गया और उसको अब फिलहाल जेपीसी के पास भेज दिया गया है। लेकिन इसमें क्या कुछ खास है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी को बदलाव करेगा और कैसे वैश्विक स्तर पर भारत अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, इसके जरिए बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान अभी हाल ही में सामने आया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी को कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, सभी देशों को। आखिर ये बयान आपको बता दें कि अभी हाल ही में सिडनी में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको बताएंगे विस्तार से इस पूरी खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की धमक एक बार फिर से पूरी दुनिया में गूंजी है। पीएम मोदी इस समय इथियोपिया के दौरे पर है, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इससे पहले करीब 2 दर्जन देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। और पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 या 2 नहीं बल्कि 28 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और इसी साल की बात करें तो विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को मिला ये नवा सम्मान है। अब इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इथियोपिया में आना उनके लिए सम्मान की बात है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का गौरव लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया और विदेश से इस साल का मिला हुआ ये नवा सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस की यात्रा पर थे, ब्राजील की यात्रा उन्होंने की, नामीबिया की यात्रा की, तो वहां पर भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। घाना, मॉरिशस और श्रीलंका से भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान इससे पहले मिल चुका है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि बारबाडोस, त्रिनिदाद से भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। और ऐसे में अगर हम देखें तो सर्वाधिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पिछले 11 सालों के अगर हम देखें तो 11 सालों में 28 देशों से सर्वोच्च सम्मान से नवाजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। और ऐसे में ये एक अलग ही सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ कद, साथ ही प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत का भी कद और गौरव किस तरीके से बढ़ रहा है वो इस दौरान हमें देखने को मिला। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को लेने के बाद में ये सम्मान भारतीयों को समर्पित किया है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको सुनाते हैं। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान
उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो सम्मान उन्हें मिला वो भारतीयों को समर्पित किया है। लेकिन इसके साथ ही अगर इससे पहले हम देखें तो इथियोपिया से पहले 27 देशों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिल चुका है। किस किस देश से प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, क्योंकि विदेशों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला है। और इसमें अगर हम देखें तो सऊदी अरब से साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिला था। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानतुल्लाह खां अफगानिस्तान साल 2016 में प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला। साल 2018 में फिलिस्तीन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला है। और फिलिस्तीन के अलावा अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात से साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला। 2019 में ही रूस में घोषित किया गया सर्वोच्च सम्मान, जिसको साल 2024 में दिया गया रूस की तरफ से। और इसके साथ ही मालदीव में साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मालदीव के अलावा अगर हम देखें तो बहरीन से साल 2019 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला। और कुल मिलाकर अभी तक अगर हम देखें तो 28 देशों से प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से साल 2020 में, इसके साथ ही भूटान ने साल 2021 में घोषित किया था सर्वोच्च सम्मान, जिसे साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। पापुआ न्यू गिनी में साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया। इसके अलावा 2023 में फिजी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी का यह सम्मान से नवाजा गया। पलाऊ की अगर हम बात करें तो साल 2023 में एबाकल अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया था वहां पर। और उसके अलावा मिस्र की जब हम बात करते हैं तो साल 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फ्रांस से साल 2023 में सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और फ्रांस के साथ ही अगर हम देखें तो ग्रीस से भी साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 में डोमिनिका की तरफ से। तो ये तमाम वो सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते 11 सालों में अलग अलग देशों से दिए गए हैं। नाइजीरिया से साल 2024 में सम्मानित किया गया। गुयाना से साल 2024 में ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही बारबाडोस की अगर हम बात करें तो वहां से साल 2024 में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। और ऐसे करके कुल अभी तक 28 ये अवार्ड, 28 सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। कुवैत में साल 2024 में सम्मानित किया गया कुवैत में। और साथ ही मॉरिशस में साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और बीते कल भी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और साथ ही श्रीलंका में साल 2025 में श्रीलंका मित्र विभूषण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस साइप्रस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर थे तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। जब प्रधानमंत्री ने घाना की यात्रा की साल 2025 में तो वहां से प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो साल 2025 में वहां से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ब्राजील में साल 2025 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और इसके साथ ही ब्राजील के बाद में आता है नामीबिया, जहां साल 2025 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर बीते कल का अगर हम सम्मान को मिला लें तो अभी तक 28 देशों की तरफ से प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इथियोपिया की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। और सिर्फ इथियोपिया नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। कौन कौन सी देशों की संसद को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर थे तो 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया था भूटान की। नेपाल की जब हम बात करें तो 4 अगस्त 2014 को नेपाल की संसद को संबोधित किया। 18 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिजी की जब हम बात करते हैं तो साल 2014 में 19 नवंबर को फिजी की पार्लियामेंट को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। मॉरिशस की संसद को 12 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। श्रीलंका पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो 13 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की संसद को भी संबोधित किया। मंगोलिया के दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे तो 17 मार्च 2015 को मंगोलिया की पार्लियामेंट को उन्होंने संबोधित किया। यूके की यात्रा के दौरान 12 नवंबर 2015 को यूके की पार्लियामेंट जो वहां की संसद है उसको भी संबोधित किया।
अफगानिस्तान की जो संसद है 25 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। कुल मिलाकर 17 देशों की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक संबोधित कर चुके हैं। यूएस की संसद को 8 जून 2016 को संबोधित किया था। यूएस के बाद में युगांडा की अगर हम बात करें तो 25 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा की पार्लियामेंट को संबोधित किया था। मालदीव की पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया 8 जून 2019 को। मालदीव के अलावा यूएस में एक बार फिर से 23 जून 2023 को संबोधित किया। गुयाना की जो पार्लियामेंट है उसको 21 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था वहां पर जाकर के, और अपने जो चीजें हैं उनको रखते हुए नजर आए थे। घाना के दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे तो तब उस वक्त 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया वहां की पार्लियामेंट को। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और 4 जुलाई 2025 को वहां के जो पार्लियामेंट है उसको संबोधित किया, और साथ ही नामीबिया में 9 जुलाई 2025 को वहां के पार्लियामेंट को संबोधित किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। इथियोपिया से इस वक्त अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अगर सीधे तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते कल का ये सर्वोच्च सम्मान मिला करके अभी तक 28 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी गिनती के तौर पर भी देख रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इससे बल्कि पूरा हिंदुस्तान जो हमारा देश है भारत, उसका जो गौरव है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अश्विनी, निश्चित तौर से अगर देखें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक कद है, और साथ ही साथ ये भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का बढ़ता हुआ उदाहरण है कि प्रधानमंत्री को 28 देशों ने अब तक अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इथियोपिया का कल सर्वोच्च सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री आबे अहमद द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे समर्पित किया देश के 140 करोड़ देशवासियों को, और साथ ही साथ इथियोपिया के निर्माण में हर एक उस व्यक्ति के योगदान को उन्होंने समर्पित किया, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय शिक्षक जो है वो इथियोपिया और अफ्रीका के बड़े रिमोट एरिया के गांव में उन्होंने लोगों को मैथ, साइंस और इंग्लिश की शिक्षा दी है। आज 40 से 50 आयु वर्ग के जो भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो यहाँ के उद्योगपति हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, वो ये बताते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि उनको शिक्षा देने वाले भारतीय शिक्षक रहे हैं और बड़ा कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। निश्चित तौर से ये भारत के बढ़ते हुए तट के लिए, भारत के बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक स्वरूप को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। बहुत सारे देशों के ज्वाइंट सेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। भारत जो कि लोकतंत्र की जननी है, भारत जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रणेता रहा है बहुत पहले से। अगर देखें तो भले ही पश्चिमी देश ये दावा करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य वहां से निकले हैं, लेकिन यहाँ के हमारे जो लोकतांत्रिक स्वरूप रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, उसके कहीं ना कहीं हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो भारतीय गणराज्य की संकल्पना, भारतीय लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, भारतीय डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज हैं, चाहे वो इक्विटी, जस्टिस, साम्य, न्याय, समत्व की भावना है, वो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे तो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को इथियोपिया में, तो उसको पूरी दुनिया एक बार देखेगी। एक बात और बताना जरूरी रहेगा कि बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं, भारत की संसद को देख चुके हैं, और भारत का जो प्राइड प्रोग्राम है उसके तहत उनको कई बार प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। तो चाहे वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड नेताओं के बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो या फिर युवाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, भारत हर क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार के तौर पर, ग्लोबल साउथ के एक सहयात्री के रूप में इथियोपिया और समूचे अफ्रीका को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और निश्चित तौर से अगर ये देखें तो केवल इथियोपिया ही नहीं, समूचे अफ्रीका के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अश्विनी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम पर भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया, और इस विधेयक का मकसद है उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलना, जिसमें नया आयोग स्थापित किया जाएगा जो केंद्र सरकार को सलाह भी देगा, साथ ही भारतीय ज्ञान और भाषाओं को भी बढ़ावा देगा। अब सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया है, जहां चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही आपको यह बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक होती हुई नजर आएगी। नई शिक्षा नीति के साथ ही नया सिस्टम भी होगा, और इस बिल से में
क्या कुछ खास है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उच्च शिक्षा में नए युग की शुरुआत। तो जी हां, उच्च शिक्षा में नए युग की शुरुआत है, जहां केंद्र सरकार का उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ये लेकर आया जा रहा है। जहां शिक्षा मंत्री ने संसद में भारतीय शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को पेश किया है, जिसे नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आधारित पर यह बड़ा शिक्षा सुधार है और फिलहाल अभी इसे जेपीसी को भेजा गया है। उच्च शिक्षा के नियंत्रण और प्रशासन में इसके जरिए सीधे तौर पर बदलाव होता हुआ हमें नजर आएगा। इसके अगर मकसद की बात करें या मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो एक नया आयोग स्थापित करना है और इस आयोग की कई सारी जिम्मेदारियां होंगी। और इस आयोग की जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें तो संस्थानों को नवाचार और स्वायत्तता मिलेगी। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को मिलाकर एक नया बोर्ड बनाया जाएगा इसमें, जहां केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, आईआईटी, एनआईटी ऑनलाइन संस्थानों पर यह सीधे तौर पर लागू होगा। अब ये जो आयोग बनाया जाएगा, उस आयोग का क्या काम होगा वो आपको बताते हैं। सीधे तौर पर केंद्र सरकार को सलाह देने का काम ये आयोग करेगा और इस आयोग के साथ ही आपको बता दें कि भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र भी बनाने की कोशिश इसके जरिए कहीं ना कहीं की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, ये जो नया विधेयक लाया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही बदलाव भी होगा, लेकिन आखिर आयोग क्या कुछ इसके काम होंगे आयोग की तरफ से और कितना भविष्य पर ये असर डालेगा? शैलेंद्र, देखिए, तीन प्रमुख बातें हैं उस शिक्षा को लेकर। पहली बात तो कि मान्यता हो कॉलेजों की, दूसरी बात यह है कि कौन कौन सा कोर्स चलाते हैं, और तीसरी बात यह है कि ज्ञान परक शिक्षा। और जो हम देखिए चुनौतियां क्या हैं। भारत से बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग देशों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में विदेशी भी भारत में शिक्षा ग्रहण करने आए, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर के लिए बहुत लोग जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मजबूरीवश कोई बाहर न जाए। ये उस तरह का एक शैक्षिक माहौल रहे और ऐसे इंस्टीट्यूशन देश में हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई उच्च शिक्षा संस्थान नियम कानूनों का उल्लंघन करता है तो उस पर एक सख्त निगरानी हो, सजा का प्रावधान हो, यानी कि जुर्माने का प्रावधान हो, वो व्यवस्था की गई है। और ग्लोबल स्तर पर हमारे इंस्टीट्यूशन की पहचान और मजबूत हो और उनकी शाखाएं हो। यानी भारत में अगर कोई विश्वविद्यालय है या फिर जो तकनीकी संस्थान है उसकी शाखाएं दुबई में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो या अलग अलग जगहों पर हो, और ग्लोबल पार्टनरशिप हो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ हमारी विश्वविद्यालय की। ये एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि दुनिया के अध्ययन केंद्र के तौर पर भारत आगे बढ़ पाए। 2047 में जो हमारी सोच है उससे जुड़ा ये विधेयक लाया गया है, जिसमें प्रावधान है जो निकाय बनेगा, जिसमें शिक्षाविद होंगे, सरकार की तरफ से अधिकारी होंगे और एक्सपर्ट होंगे, और उनका काम होगा कि नियामकीय काम देखें, मान्यता का काम देखें और बाकी जो उस शिक्षा से जुड़े काम है वो देखें। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि विपक्ष ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे इस तरह से जल्दबाजी में पारित न कराया जाए। इस पर व्यापक चर्चा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हो, संसद की दोनों सदनों की समिति में हो। तो कल प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से लाया गया लोकसभा में, और फिर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आएगी और जेपीसी को ये विधेयक भेज दिया जाएगा, जिसमें विस्तार से चर्चा होगी। देखिए, दुनिया ये जानती है कि भारत एक बहुत बड़ा शैक्षिक केंद्र बन सकता है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है हम भी जानते हैं। लेकिन अगर आप 2 दशक पहले जाएं तो खासतौर पर 90 का जो दशक था उसमें हम उतनी प्रगति उस शिक्षा में नहीं कर पाए। शैक्षिक संस्थानों में हमने तकनीकी संस्थानों में बढ़ोतरी देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जब तमाम कॉलेज खुले गए हैं। जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शैलेंद्र, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में यहूदियों को निशाना बनाए जाने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना की है। सिडनी के बॉन्डी बीच में गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। मौत के बीच में बड़ा बयान इस बीच सामने आया।
इसके साथ ही उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी त्योहार को तीसरी रात व्हाइट हाउस में उत्सव के दौरान बॉन्डी बीच के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। व्हाइट हाउस में आयोजित हनुक्का रिसेप्शन में ट्रंप ने यहूदी समुदाय का हमेशा समर्थन करने का भी संकल्प लिया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस्लामिक आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बीते रविवार को जिस तरीके से सिडनी बीच पर गोलीबारी हुई 2 आतंकवादियों की तरफ से, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए, जिसकी अलग अलग कई सारी तस्वीरें सामने आई। अब उस पर प्रतिक्रिया आई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और इस्लामिक आतंकवाद पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। तो सिडनी बीच पर हुई गोलीबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के, और उन्होंने अपने इस बयान को लेकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए। सभी देशों से एकजुट होने की अपील अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई। इसके साथ ही पश्चिमी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एक साथ एक लाइन में खड़े होने की भी मांग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए सभी पश्चिमी देशों से। इसके साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में बॉन्डी बीच पीड़ितों को ट्रंप ने श्रद्धांजलि दी थी और इसी दौरान उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने सभी से, खासतौर पर पश्चिमी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। इसके साथ ही 5 और देशों पर ट्रैवल बैन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया है, जहां और कौन कौन से वो देश हैं वो आपको बता दें कि आखिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां के नागरिक यूएस नहीं जा सकते और बैन लगाया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। Let me take a moment to send the love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, जो सीधे तौर पर आह्वान कर रहे हैं सभी पश्चिमी देशों से कि आप सभी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों और कड़े कदम उठाएं। लेकिन इसके साथ ही ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत की तरफ से तो हर बार आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए जाते रहे हैं और सभी देशों में ये मैसेज भी दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम कदम उठाएंगे भी। और इसके साथ ही लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सभी पश्चिमी देशों को एक साथ आने का आह्वान किया गया है आतंकवाद के खिलाफ। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जो यहूदियों का हनुक्का फेस्टिवल होता है उसका तीसरा दिन था और व्हाइट हाउस में उसके लिए पार्टी दी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उसी पार्टी के दौरान उन्होंने कहा है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने इस बात को समझा है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। रेडिकल इस्लामिक जो आतंकवाद है उसके खिलाफ पश्चिमी देशों को सामने खड़ा होना चाहिए। यह बात भारत लगातार कहता रहा है। भारत कह सकते हैं कि बहुत 2 दशक से भी ज्यादा हो गए भारत इस बात के लिए पूरी दुनिया के देशों का आह्वान करता रहा है, लेकिन अभी तक इस तरीके की बात नहीं आई थी अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। निश्चित तौर पर उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना की है कई बार, लेकिन एकजुट होने की बात निश्चित तौर पे ये नई बात है। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस आतंकवाद का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है पाकिस्तान, वहां से आतंकवाद बिल्कुल, और भारत लगातार इसको लेकर अपनी बात रखता रहा है। अभी हाल ही में यूएनएससी में भारत ने अपनी इस बात को रखा कि पाकिस्तान जो है वो केंद्र बन चुका है वैश्विक आतंकवाद का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच में इतना ही। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।